गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरे एसोसिएशन ऑफ गुड एट्रीब्यूट्स गुण संबंध के सेकेंड लेक्चर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं नीति देवांगन, केएमटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रायगढ़ से। आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी कि अगर गुण संबंध में कोई अज्ञात वर्ग आवृत्ति हो तो उसका निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे। अज्ञात वर्ग आवृत्ति का निर्धारण करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। क्योंकि एक गुणात्मक वर्गीकरण में विभिन्न वर्गों और उनकी आवृत्तियों के बीच एक निश्चित संबंध होता है, जिसके आधार पर अज्ञात वर्ग आवृत्तियों का निर्धारण किया जा सकता है। विशेष रूप से द्वंद्व भाजन वर्गीकरण का मुख्य लाभ यह है कि अगर समग्र की कुछ आवृत्तियां ज्ञात हों तो शेष आवृत्तियों को जोड़कर या घटाकर हम ज्ञात कर सकते हैं बाकी आवृत्तियों को। लेकिन यदि बहुविधि भाजन विधि से यदि हम अध्ययन कर रहे हैं गुण संबंध का, तब हमको कुछ फार्मूला लेना पड़ता है या नौ वर्ग सारणी की मदद लेनी पड़ती है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अज्ञात वर्ग आवृत्ति का निर्धारण करते हैं। यदि हमारे पास एक गुण है तो एक गुण के अध्ययन करने पर हम अज्ञात वर्ग आवृत्ति का निर्धारण कैसे करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिया गया है n इक्वल टू कैपिटल A प्लस अल्फा, या हम इसी सूत्र से या तो हमारे पास यदि अज्ञात है कैपिटल A अज्ञात है तो हम अल्फा और n की मदद से इसको ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास अल्फा अज्ञात आवृत्ति है तो हम n और कैपिटल A की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, और ये दो फार्मूले उसी तरीके से बनाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम दो गुणों के अध्ययन करने पर, यदि हम दो गुणों का अध्ययन कर रहे हैं और हमें अज्ञात वर्ग आवृत्ति का निर्धारण करना है तब हम किस तरीके से करेंगे। नौ वर्ग सारणी, इसके लिए हमें नौ वर्ग सारणी की मदद लेनी पड़ती है। अज्ञात आवृत्ति अगर हमने दो गुणों के आधार पर अध्ययन करना है तो नौ वर्ग सारणी की सहायता से भी हम वर्गों की आवृत्तियां ज्ञात कर सकते हैं। इस सारणी का प्रयोग दो गुणों के आधार पर ही लिए गए वर्गीकरणों के लिए किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि नौ वर्ग सारणी किस तरीके से यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। देखिए, यदि हमने ये 9 खाने बनाए हुए हैं और हर एक खाने में हमने एक संयोग गुण संयोग को रखा गया है। यहाँ पर हमने लिया है, ऊपर लिया है कैपिटल A और अल्फा, हॉरिजॉन्टल वे पे हमने लिया हुआ है कैपिटल A और अल्फा, और वर्टिकल एक्सिस पर लिया गया है कैपिटल B और बीटा। इस तरीके से हमने अंदर गुण संयोग बनाए हुए हैं, वर्गों की आवृत्तियां निर्धारित की हैं। उसमें से पहले खाने में हमने रखा है, पहले डिब्बे में हमने रखा है कैपिटल A कैपिटल B। उसके बाद हमने दूसरे खाने में रखा है अल्फा और कैपिटल B। तीसरे में रखा है कैपिटल B। नीचे आते हैं यदि हम क्रम से वर्टिकली, तो देखते हैं हमने इस खाने में हमने रखा है कैपिटल A बीटा अल्फा और बीटा, और यहाँ पर है बीटा, और लास्ट हमने रखा है इन दोनों में कॉमन। अगर हम इस तरीके से भी देखें कि इन दोनों में अगर वर्टिकली हम देखते हैं तो कॉमन क्या है, कैपिटल A है। इन दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा है, और इन दोनों का योग हमने यहाँ पर n लिया है। यहाँ n हमेशा समग्र आएगा लास्ट जो कॉलम है, क्योंकि ये इस अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली भी लेते हैं या वर्टिकली लेते हैं तो इन सब का योग यहाँ पर n दर्शाता है, जो कि समग्र होती है, इकाइयों की कुल संख्या होती है। इस तरह इसको हमने एक फार्मूले में रख लिया है। यदि हम वर्टिकली योग लेते हैं, उदग्र योग के आधार पर यदि हम ये फार्मूला लेते हैं तो ये इस तरीके से बताएगा। इससे पहले भी हमने बताया है कि हम आवृत्तियों को, वर्ग की आवृत्तियों को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ये एक गुण को बताते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के किसी एक खास गुण के बारे में होता है, इसलिए हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। n को छोड़कर सभी डिजिट्स में हम देख रहे हैं कि n को छोड़कर बाकी सभी को ब्रैकेट में रखा गया है, जो कि इनकी विशेषताओं को बताता है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यदि हमने ऐसे वर्टिकली लिया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर, तो कैपिटल बी प्लस कैपिटल ए बीटा इज इक्वल टू ए आया हुआ है। उसी तरह यदि हम देखते हैं तो अल्फा कैपिटल बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसका योग आया हुआ है अल्फा। इसी तरीके से बी कैपिटल बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन आया हुआ है। इनमें से अगर कोई भी मान अज्ञात होता है तो हम इस सूत्र की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से उसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक उसी तरह क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वे में भी यदि हम इसे लेते हैं तो हमें इस तरीके से ये 3 फार्मूला मिलता है। और यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर जो एन है, जो समग्र है, वो कैपिटल बी प्लस अल्फा कैपिटल बी प्लस कैपिटल ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, इन सभी का यहाँ एन योग होता है। ये एक और फार्मूला है जिसकी सहायता से भी हम, अगर एन हमें अज्ञात है तो एन हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है और हम इसे अज्ञात आवृत्तियों के मान को एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। यहाँ पर हमने लिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें हमने लिखा है कि अंतस्थ वर्ग की आवृत्तियों से धनात्मक तथा ऋणात्मक वर्गों की आवृत्तियां और अवलोकनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 250 और कैपिटल ए और बीटा की वैल्यू हमको दी गई है 120 और अल्फा और कैपिटल बी की वैल्यू हमको दी गई है 200, अल्फा और बीटा की वैल्यू है 70। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें वर्ग सारणी की सहायता से हम आगे ज्ञात करेंगे कि क्या हमें ज्ञात नहीं है, जो दिया है उसके थ्रू हम बाकी अज्ञात मानों को ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नववर्ग सारणी में जो चीज़ यहाँ नहीं दिया है उसे हमने लिख लिया है कि हमें कैपिटल ए कैपिटल बी अल्फा बीटा और एन के मूल्य हमको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमने एक नववर्ग सारणी बना ली और उनके मानों को उसी तरह रखा जिस तरह हमने फार्मूले में देखा था। ठीक, उसके बाद हमने उनकी वैल्यूज जो दी हुई है उसे यहाँ पर हमने रख लिया है। उनकी वैल्यूज में हम देख रहे हैं कि ए और बी की जो वैल्यू थी हमने उसे ए बी के प्लेस पे रखा हुआ है। कैपिटल ए और बीटा की जो वैल्यू है उसे हमने उसके प्लेस पे रखा हुआ है। इस तरीके से जो मान हमको दिया हुआ है उसे हमने पहले रख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वैल्यू हमको ज्ञात करनी है उसे हम फोकस करते हैं। यहाँ पर हमको ज्ञात करनी है सबसे पहले कैपिटल ए। कैपिटल ए ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि कैपिटल ए बी प्लस कैपिटल ए और बीटा। अब हम देखते हैं कि कैपिटल ए बी की वैल्यू हमको दी हुई है जो कि 250 है और कैपिटल ए और बीटा की वैल्यू भी हमको दी है जो कि 120 है। इन दोनों के योग से हमने कैपिटल ए की वैल्यू ज्ञात कर ली है। उसी तरीके से कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो हमको ज्ञात करनी है क्योंकि वह अज्ञात है। इस तरह हम देखते हैं कि कैपिटल ए बी की वैल्यू हमको दी हुई है और अल्फा और कैपिटल बी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पहले से दी हुई है। उन दोनों का योग लगाकर हम यहाँ पर हमने इस कैपिटल बी की वैल्यू जो कि 450 है ज्ञात कर ली है। इसी तरीके से अल्फा की और बीटा की भी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। सभी मानों को यदि हम यहाँ पर नववर्ग सारणी में रखते हैं और उसका योग लगाते हैं तो एन की वैल्यू भी आ गई है, या फिर हम फार्मूले की सहायता से भी एन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं जो कि आई है 640। इस तरीके से देखते हैं कि बहुत सरल तरीके से अगर हम ये फार्मूला नहीं भी लेना चाहें तो हम सिर्फ नववर्ग सारणी की मदद से ही इसे ज्ञात कर सकते हैं अज्ञात आवृत्तियों को। यह अज्ञात आवृत्तियों को ज्ञात करने का बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि किसी क्षेत्र में 1000 व्यक्ति रहते हैं। शिक्षित लोगों की संख्या 452 है और बेरोजगार लोगों की संख्या 300 है, जिनमें से 150
शिक्षित हैं। अज्ञात वर्ग आवृत्तियां ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं कि हमें इसे इसमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हम किस डाटा को क्या माने। जैसे मानते हैं हम कि यदि शिक्षित लोगों को हमने कैपिटल ए माना और बेरोजगार लोगों को हमने कैपिटल बी माना, तो तब तो ज्ञात मूल्य होंगे हमें, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1000 व्यक्ति रहते हैं, मतलब ये समग्र को दर्शा रहा है कि कुल 1000 व्यक्ति हैं, इसलिए n बराबर हमने यहाँ पर 1000 रखा है। कैपिटल ए जो कि हमने माना है कि ये शिक्षित लोगों की संख्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि शिक्षित लोगों की संख्या 452 है, हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर 452 रख ली। बेरोजगार लोगों की संख्या को हमने बी माना है, तो बेरोजगार लोगों की संख्या 300 दी है, इसलिए बी बराबर 300 होगा। और अब इसमें से बता रहा है कि कुछ व्यक्ति बेरोजगार भी हैं और शिक्षित भी हैं, मतलब उसमें कैपिटल ए की क्वालिटी भी मौजूद है और कैपिटल बी की क्वालिटी भी मौजूद है, मतलब वो शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं, इसलिए ये 150 है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इतने बेरोजगार हैं जिनमें से 150 शिक्षित हैं, ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख ली। अब नौ वर्ग सारणी की मदद से हमने सभी जो ज्ञात मान है उसको पहले रख लिया और अज्ञात मानों को हम ज्ञात करेंगे। अज्ञात मानों को ज्ञात करने के लिए आप नौ वर्ग सारणी की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, या हमने जो फॉर्मूला बताया है उसकी मदद से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला भी लिया है और नौ वर्ग सारणी की मदद से भी हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। हमें अज्ञात आवृत्तियों में से सबसे पहले कैपिटल ए और बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमने जो फार्मूला रखा है वो लिख लिया है और उसकी वैल्यू आ रही है 302। इसी तरह हमें अल्फा और कैपिटल बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमने फार्मूला लगाया और हमें उसकी वैल्यू ज्ञात हो गई 150। अगर हमें सिंपल बीटा की अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमने ज्ञात कर लिया, अगर हमें सिंपल बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो भी हमने उसे ज्ञात कर लिया। इस तरीके से देखते हैं कि क्रमशः धीरे धीरे हमें सभी मान ज्ञात हो जाते हैं। अगर कुछ मान हमें पहले से मालूम है तो अज्ञात आवृत्तियों को हम इस सरल तरीके से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।